हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमजद सर आज फिर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग वेयर और मोस्ट पॉपुलर एम्प्लॉयड पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट अतिरिक्त रोजगार कैसे बनाया जा सकता है। From the above discussion, we can see that 3 continue to be considered underemployment in agriculture. There are also people who are not employed to all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़े थे कि किसी क्षेत्र में, यानी जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उस क्षेत्र में अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ही ख़राब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एम्प्लॉयड साफ नहीं मिल पाता है, बिल्कुल रोज़गार नहीं होता है। लोगों के लिए एम्प्लॉय में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है। हम कुछ तरीक़ों से इसे हम वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ irrigated land. The government can spend some money, for banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop. Where during the Rabi season, let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people of 50 days. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. यहाँ हम लक्ष्मी, जिस बारे में पहले हम एग्जाम्पल पढ़े थे, उसी की जो 2 हेक्टेयर ज़मीन, उसी से हम ले लेते हैं कि वो ज़मीन जो है क्या, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। अगर उस सिंचाई की व्यवस्था में बैंक द्वारा या सरकार द्वारा कुछ मुद्राएं लोन पे दे दी जाती है या बैंक द्वारा कुछ लोन दे दिया जाता है, तो लक्ष्मी क्या कर सकती है, अपनी उस भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था कर सकती है। तो जैसे ही वो सिंचाई की व्यवस्था उस भूमि पर होगी तो वहाँ दूसरी फसल, जैसे रबी फसल हो गया, गेहूँ हो गया, उसकी भी खेती वो कर पाएगी। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल पे 2 लोगों को 50 दिनों तक काम मिलता है। वैसे कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उस हेक्टेयर पे अगर एक हम वर्क करते हैं तो 1 हेक्टेयर पे 2 लोग मिलके वो पूरे 50 दिन तक गेहूँ की खेती करते हैं। तो जैसे इस पर 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो इनके पास क्या हुआ, 2 लोग की जो एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई। 2 लोग यहाँ लगातार 50 दिन तक काम कर सकते हैं। ऐसे ही खेतों में सिंचाई के लिए, इरिगेट करने के लिए डैम बना दिया जाए। उसके अलावा नए नए कैनल्स बना दिया जाए। इससे क्या होगा, इरिगेट ज़्यादा होगा, यानी कि अगर किसी भी खेत में बांध लगा दिया जाए, इसके अलावा नहर खोद दी जाए, इससे क्या है कि खेती की जो पानी जो उत्पत्ति है, सिंचाई की उत्पत्ति, वो आसानी से हो जाएगी। जिससे क्या होगा, अंडर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और इस समस्या से हम लोग पार भी पा सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी अच्छे तरीक़ा से रोज़गार मिलना शुरू हो सकता है। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of these. For this they may be required to transport their product to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that many trucks is everywhere, several farms like Lakshmi, who now have access to water, can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers
but also others such as those in service like transport or trade. हम यह मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले तुलना में अधिक उत्पादन करें, जिससे कि अब सिंचाई की व्यवस्था होने लगेगी तो पहले तुलना में क्या होंगे, उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी बढ़ जाएगी। उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्शन होंगे जिनकी उनको बेचने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि जब अपने यूज से जब ज़्यादा उनके पास अनाज हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। इसके लिए उन्हें पास के शहर में जाना होगा प्रोडक्शन को बेचने के लिए। अब वो पास के शहर में जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से परिवहन का इंतज़ार करना होगा, फसलों के भंडारण गोडाउन का इंतज़ार करना होगा, बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश करती है। इस प्रकार से सरकार जो है परिवहन ट्रांसपोर्ट पे, गोडाउन्स पे, गांव के रोड्स पे अगर पैसे निवेश करती है तो छोटे ट्रक जो है वो गांव तक पहुंचने लगेंगे। इस तरीके से लक्ष्मी और इनके जैसे जो किसान लोग हैं उन्हें एक पानी की सुविधा उपलब्ध होने से वह फसलों की उपज अच्छा करेंगे, उत्पादन भी कर पाएंगे, तो इसकी बेच भी सकते हैं। इस कार्य से केवल जो है वो जो किसान का ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसमें परिवहन का भी उपलब्धता आएगी, व्यापार में भी उपलब्धता आएगी और सेवाएं में भी उपलब्धता आएगी। तो क्या होगा, रोजगार जो है वो तीनों क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेगा। लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड ए वाटर अलोन टू cultivate the land. She also needs seeds, fertilizers, agriculture equipment and pump set to grow water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all this in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming and improve. We will look at some of these needs in chapter 3 money and credit. अब जो है लक्ष्मी की सिर्फ ज़रूरत ये नहीं कि पानी तक ही नहीं है, उसके साथ साथ पानी के अलावा भी खेत में बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए यानी कि फर्टिलाइजर्स चाहिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए और पंप सेट चाहिए जो हम जिससे पानी आसानी से ज़मीन से निकाला जा सके। इन सभी की भी ज़रूरत होती है। जो पूरा फार्मर्स होते हैं वो पूरा फार्मर इस सभी चीज़ का खर्च वहन नहीं करते हैं, इसके पास इतनी पैसे नहीं होती है तो वो खर्च को कर सके। इसलिए क्या करते हैं, वो लोग मनी लीडर्स के पास यानी कि साहूकारों के पास जाते हैं, उनसे उधार पैसा लेते हैं। जो उधार पैसा जो लेते हैं उस पर अधिक ब्याज इन्हें देना पड़ता है। यदि यहाँ पे अगर स्थानीय जो बैंक होते हैं, स्थानीय बैंक अगर एक उचित एक रीजनेबल इंटरेस्ट पर पेमेंट देना शुरू कर दे, रीजनेबल इंटरेस्ट पे इन्हें राशि प्रदान करना शुरू कर दे, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, उसी समय पे से खरीद पाएंगे और भूमि पर खेती करने के में सक्षम भी हो पाएंगे। इससे जब अगर पानी के साथ साथ कृषि सुधार के लिए किसानों को सस्ते दर पे यानी कि एक अफोर्ड करने लायक इंटरेस्ट भी ज़रूरी होता है, क्रेडिट भी ज़रूरी होती है। हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि मनी एंड क्रेडिट के बारे में, जिसकी आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है, इसको हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them when the price is good. In village near forest areas, we can start money collection center where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside market. This will provide employment. Industries located in semi-rural areas are not necessarily in large urban centers.
अब यहाँ के एक दूसरे तरीके से समस्या को हम ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वह तरीका यह है कि जो सेमी रूरल एरियाज है, जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल सर्विस का पहचान करना और उन्हें आगे की ओर बढ़ाना, उन्हें बिल्डअप करना। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेवा क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में वर्क करते रहते हैं। इससे धारणा मान लेते हैं कि एक किसान जो है वो अरहर का या मटर का खेती करता है। उनकी जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रकार के दाल सामान लाना हो या किसी प्रकार का काम करने से शहर जाना पड़ता है। इसके अलावा शीत भंडार यानी कि कोल्ड स्टोरेज के खुलने से किसानों को अवसर मिलेगा कि वो अपने आलू और प्याजों का जब उत्पादन हो उससे भंडारण कर सके, जिसके बाद अच्छी कीमतों से बेच सके वो। इसके अलावा वन क्षेत्रों में जैसे जहाँ जंगल है, इस क्षेत्रों में जो आसपास जो गांव, उस गांव में शहद का केंद्र खोला जा सकता है, जहाँ किसान अपने वाहनों के शहद को बेच सके। सब्जियों और किसी उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर या फल सबके आसानी से बेचा जा सकता है। यह सभी जो है वो अर्बन यानी कि सेमी रूरल क्षेत्र में इस प्रकार के रोजगारों के लिए प्रदान दिया सकता है। Do you know that in India about 60% of the population belong to age group 5 to 29 years? Out of this, only about 51% are attending educational institute. The rest are not. They may be at home, and many of them may be working as child laborers. If these children are to attend school, we will require more building, more teachers, and more staff. A study conducted by the Eastville Planning Commission estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs would be created, and we would also be able to address the employment ASAP development talk about in chapter 1. उसके बाद क्या आप जानते हैं भारत में जो है यानी इंडिया में, हमारे देश में विद्यालय जाने के लिए आयु जो तय की वो है 5 से लेकर 29 वर्ष तक लोग यहाँ विद्यालय में जाना है। लगभग 60% ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो 5 से 29 वर्ष के बीच आयु का आते हैं। उसमें 51% के लगभग बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जा पाते हैं। और जो बच्चे हैं वो स्कूल ना जाते हैं, वो क्या करते हैं, घर पर रहते हैं। उनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल श्रम के काम भी करते हैं। यदि वे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, हमें और अधिक स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उनके साथ साथ बहुत सारे प्रकार के कर्मचारी वहाँ स्कूल में, बहुत सारे प्रकार के अदर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही वो स्कूल आना शुरू करते हैं, जैसे वर्तमान में जो है योजना आयोग की नीति द्वारा कि अगर एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में ही अगर सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दे तो 20 लाख लोगों को काम मिल सकता है। इस प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना चाहें तो वहाँ भी अगर जैसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो अधिक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोज़गार को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। If a state or region has potential for increasing the income and employment for people in the area, it could be tourism, our regional craft industry, or new service like it. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakhs people. अब अलग अलग राज्यों जब देखते हैं तो वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनकी इनकम में और उनके जो एम्प्लॉयज है उनमें वृद्धि करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। देख लेते हैं यहीं पे हम लोग में एक टूरिज्म में हो गया, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया,
इस सब के माध्यम से भी। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी होगी, आईटी के माध्यम से हो गया, इस सब माध्यम से भी हमने नए सेवाएँ को हम बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए योजना बन चुकी हुई है, सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार, यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसके अध्ययन के अनुसार यदि टूरिज्म क्षेत्र सेक्टर पे सुधार होता है तो हमें प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। We must realize that some of the suggestions discussed about would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made a law implementing to right to work in about 625 districts in India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 मनरेगा। हम जानते हैं कि इस सभी सुझावों के अमल में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए छोटी अवधि के लिए हम कुछ दूसरे उपाय भी जो है इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत में लगभग 625 जिलों में राइट टू वर्क लागू करने का कानून बनाया, जिसे हम लोग काम का अधिकार कर सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार मनरेगा, जिसे हम लोग मनरेगा नाम जानते हैं, उसे लागू किया गया। अंडर मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days to employment in a year by the government. If the government fails in duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people, the types of work that would in future help increase the production from land will be given preference under the act. अब मनरेगा के तहत जितने भी लोग उसमें होते हैं सभी को काम करने में सक्षम हैं, और जिन्हें काम की ज़रूरत होती है वो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन का एम्प्लॉयड देने का गारंटी दी जाती है। यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध नहीं कर पाती है तो वह लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि इसे नियम के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत उस तरह के कामों को वैधता दी जाएगी जिनका भविष्य में भूमि से उत्पादन बनाने में मदद मिले। बच्चों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।